प्रिय मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार। और प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग अपने पढ़ाई में निरंतर लगे रहिए। जो आपका प्रथम उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए निरंतर लगे रहिए पढ़ाई में। विद्यार्थियों, मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी के माध्यम से आप सभी को आज 25 मिनट के अंदर, मात्र 25 मिनट के अंदर वायुमंडल की परतें, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतों के बारे में आप सभी को मात्र 25 मिनट के अंतर्गत बताऊंगा। ये 25 मिनट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपकी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्विक रिवीजन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक दो बार इस वीडियो को देखने से आपको वायुमंडल की परतों के बारे में जो सामान्य जानकारियां हैं वो जानकारियां आप सभी को मिल जाएंगी। क्योंकि मेरा प्रयास है, मैं बहुत सरल शब्दों में आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। सौरमंडल में विद्यार्थियों पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। और जीवन पाए जाने का मूल कारण क्या है कि यहां पर वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन पाए जाने का मूल कारण क्या है कि यहां पर वायुमंडल पाया जाता है विद्यार्थियों। इस कारण से यहां पर जीवन पाया जाता है। विद्यार्थियों, सौरमंडल में किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं पाया जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वायुमंडल में जो भारी गैसें होती हैं, वो भारी गैसें पृथ्वी पर धरातल के समीप होती हैं। भारी गैसें धरातल के समीप होती हैं और जो हल्की गैसें होती हैं वो धीरे धीरे ऊंचाई पर चली जाती हैं क्रमानुसार। ठीक है, जैसे जलवाष्प, भारी गैसें, धूल के कण, ये सब क्या होते हैं? ये पृथ्वी के धरातल के बहुत करीब होते हैं। और जो भारी गैसें हैं उन गैसों में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन? 4 प्रकार की गैसें भारी गैसों में: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। और हल्की गैसों में अगर देखा जाए तो हल्की गैसों में कौन से हैं? हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टोन, जीनोन और ओजोन। ये 6 हल्की प्रकार की गैसें हैं और 4 भारी प्रकार की गैसें हैं। तो भारी प्रकार की जो गैसें होती हैं, साथ में धूल के कण, ये जो है निचली परत में ही पाए जाते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो वायुमंडल की परतों में अगर देखा जाए, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में अगर देखा जाए तो वायुमंडल में ऊंचाई के अनुसार उसकी बनावट बदलती रहती है विद्यार्थियों। वायुमंडल में ऊंचाई के अनुसार उसकी बनावट बदलती रहती है। सौर ऊर्जा का अधिकांश भाग पहले पृथ्वी तल को गर्म करता है। ध्यान से सुने विद्यार्थियों, सौर ऊर्जा का अधिकांश भाग पहले पृथ्वी तल को गर्म करता है। फिर अतः वायु की निचली परतें जो होती हैं, वायु की निचली परतों का तापमान वितरण इससे प्रभावित होता है। वायुमंडल का जो तापमान है इससे प्रभावित होता है। विद्यार्थियों, निचली परतों में पाई जाने वाली गैसों के स्वरूप भी बदलता रहता है। अभी मैंने भारी प्रकार की जो गैसें बताई उनका स्वरूप भी बदलता रहता है।
वायुमंडल की परतों का अगर वर्गीकरण को देखा जाए विद्यार्थियों, वायुमंडल की परतों का वर्गीकरण अगर देखा जाए तो इसको हम दो आधार पर बांटते हैं। इसको हम विद्यार्थियों दो आधार पर विभाजित करते हैं। एक है रासायनिक बनावट के आधार पर वायुमंडल की परतें और दूसरा है ऊंचाई के आधार पर। पहला है रासायनिक बनावट के आधार पर वायुमंडल की परतें और दूसरा है ऊंचाई के आधार पर प्रिय विद्यार्थियों वायुमंडल की परतें। अब हम रासायनिक बनावट के आधार पर अगर देखते हैं तो रासायनिक बनावट के आधार पर वायुमंडल को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। रासायनिक बनावट के आधार पर अगर देखा जाए तो वायुमंडल की परतों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है सममंडल और दूसरा है विषम मंडल। यह है रासायनिक संरचना के आधार पर विद्यार्थियों, रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल की परतें। सममंडल, इसकी ऊंचाई 90 किलोमीटर तक माना गया है। जो पर्यावरणविद हैं, भूगोलवेत्ता हैं, वो सममंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर तक मानते हैं। इसमें गैसों की भौतिक व रासायनिक बनावट प्राय अगर देखा जाए तो समरूपी रहती है। यहाँ की मुख्य गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ की प्रमुख गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है प्रिय विद्यार्थियों। ये मिलकर करीब 91% से अधिक, शेष 9% में नियान, हीलियम, जीनोन आदि गैसें आती हैं। जलवाष्प व धूल के अन्य विविध कण इसी भाग में भी पाए जाते हैं। और दूसरा है विषम मंडल। पहला था रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल की परतें, सममंडल, और दूसरा है विद्यार्थियों विषम मंडल। विषम मंडल की बनावट को अगर देखा जाए तो बहुत जटिल है विद्यार्थियों। विषम मंडल रासायनिक संरचना के आधार पर पहला सममंडल, दूसरा विषम मंडल। विषम मंडल की बनावट को अगर देखा जाए तो इसकी बनावट बहुत जटिल है। इसकी ऊंचाई 90 किलोमीटर के पश्चात, यानी धरातल से 90 किलोमीटर के पश्चात वायुमंडल में शीर्ष भाग तक है इसकी ऊंचाई। इसमें विशेष क्षेत्रीय परत में विशेष किस्म की सौर ऊर्जा से चार्ज गैसें भी पाई जाती हैं। यहाँ पर ऐसी गैसों की 4 परत पाई जाती है। नंबर 1 आणविक नाइट्रोजन परत, ये 200 किलोमीटर तक। दूसरा है आणविक ऑक्सीजन परत, यह है 200 से 700 किलोमीटर। तीसरा है हीलियम परत, ये 700 से लेकर 1100 किलोमीटर। और चौथा है आणविक हाइड्रोजन परत, ये 1100 से किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई तक यह परत पाई जाती है। विद्यार्थियों, सौर ऊर्जा की विशेष किरणों के प्रभाव से, सौर ऊर्जा की विशेष किरणों के प्रभाव से अगर देखा जाए तो विविध सौर ऊर्जा के प्रभाव से अगर देखा जाए तो विविध ऊंचाई पर चार्ज होने वाली ये गैसें चुंबकीय प्रभाव को जागृत रखने वाली होती हैं। ये इसी से ओजोन व आयोन विकसित होते हैं। सौर ताप की उष्णता, विद्यार्थियों ध्यान दें, सौर ताप की उष्णता अधिक ऊंचाइयों पर मिलने लगती है। इसी कारण से यहाँ के तापमान भी अधिक ऊंचे रहते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ विरल गैसें ही यहाँ पर पाई जाती हैं। दूसरा है ऊंचाई के आधार पर विद्यार्थियों। पहला था क्या? रासायनिक संरचना के आधार पर दो समूह में विभाजित किए, एक सममंडल, दूसरा विषम मंडल। सममंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर तक और विषम की ऊंचाई 90 किलोमीटर से लेकर अंतिम शीर्ष तक वायुमंडल के। अब दूसरा पार्ट आता है यहाँ ऊंचाई के आधार पर। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी जैसा कि जानते हैं कि वायुमंडल की ऊंचाई 16 से 29,000 किलोमीटर तक बताई गई है। वायुमंडल जो है, वायुमंडल की ऊंचाई 16 किलोमीटर से लेकर 29,000 किलोमीटर तक बताई गई है। किंतु 8,000 किलोमीटर तक ऊंचाई वाला वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है। जो 800 किलोमीटर वाला वायुमंडल
माफ चाहूंगा, जो 800 किलोमीटर वाला वायुमंडल है, ये ऊंचाई बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सामान्यतः इसकी ऊंचाई पर जाने पर वायु हल्की हो जाती है। अगर सामान्यतः देखें तो ऊंचाई पर जाने पर वायु हल्की हो जाती है। सूर्यतप में सबसे पहले पृथ्वी की सतह गर्म होती है। सूर्यतप पर सबसे पहले विद्यार्थियों पृथ्वी की सतह गर्म होती है। उसके पश्चात वायुमंडल की निचली परतें, उनके ऊपर परतें क्रमशः गर्म होती हैं। यही नहीं, वायुमंडल में ओजोन, ओयोन, धूल के कण, जलवाष्प, ज्वालामुखी की गैस, अन्य कारणों के प्रभाव से न तो सभी ऊंचाई पर वायुमंडल की संरचना ही समान है और न ही उनका ताप वितरण की दृष्टि से एक सा प्रभाव यहाँ पर वायुमंडल में दिखाई देता है। अतः विभिन्न विशेषताओं पर बदलती हुई संरचना के आधार पर अगर देखा जाए तो वायुमंडल में निम्न प्रकार से की परतें पाई जाती हैं। नंबर 1, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल विद्यार्थियों, ये वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है, यानी भारी गैसों वाला। यह वायुमंडल का सबसे निचला भाग है। इसकी औसत ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर तथा ध्रुवीय क्षेत्रों पर 8 से 9 किलोमीटर तक पाया जाता है। अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी ऊंचाई जो है, इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती जाती है। इस मंडल में की वायु गर्म रहने का मुख्य कारण पृथ्वी से प्राप्त ताप है। यहाँ जल कण, जलवाष्प, धूल के कण, प्रदूषक आदि यहाँ पर विद्यार्थियों पाए जाते हैं। यहाँ पार्थिव विकिरण की क्रिया भी इस क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल विकिरण, संचालन और संवहन की क्रिया द्वारा गर्म तथा ठंडा होता रहता है। जेट स्ट्रीम आप लोग सुने होंगे, हालांकि जेट स्ट्रीम के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। जेट स्ट्रीम पौने निम्न अक्षांशों में इसी मंडल की ऊपरी सीमा पर चलती हैं। विद्यार्थियों, ये सदैव परिवर्तन की क्रिया होती रहती है। यहाँ सदैव परिवर्तन की क्रिया होती रहती है, इसी कारण इसे परिवर्तन मंडल या विक्षोभ मंडल का नाम दिया गया है। इस मंडल पर प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है और वायुमंडल के तापमान के घटने से यह ताप दर ताप क्षय कहलाती है। इसकी ऊपरी सीमा पर वायु दाब घटकर धरातल की अपेक्षा 1/4 ही रह जाता है। यहाँ आंधी, तूफान, बादलों की गर्जना, वर्षा, विद्युत प्रकाश आदि इसी मंडल में होते हैं। इस प्रकार प्रायः सभी संवेदनशील प्रभावों की उत्पत्ति यहाँ पर क्षोभ मंडल में ही होती है। संवहनिक हवाओं का, सभी प्रकार से मौसमी घटनाओं का भी यहाँ मुख्य केंद्र है। विद्यार्थियों, विषुवत रेखा पर इसकी सीमा की अधिक ऊंचाई के कारण तापमान जो है -60 डिग्री के आसपास एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में -45 डिग्री के आसपास होता है। दूसरा है मध्य स्तर या क्षोभ सीमा जिसे कहते हैं। परिवर्तनशील सीमा और समताप मंडल के प्रारंभ में मध्यवर्ती भाग में मध्य स्तर या क्षोभ सीमा कहते हैं। मध्य स्तर की मोटाई जो होती है वह 1.5 से यानी 1.5 से 2 किलोमीटर तक इस पर होती है। यहाँ किसी प्रकार की परिवर्तनकारी क्रिया इस मंडल क्षोभ सीमा में नहीं होती है, अतः इसे अचल स्तर भी कहते हैं, अपरिवर्तनशील स्तर भी कहते हैं। ध्रुवों के निकट अगर देखा जाए तो ध्रुवों के निकट प्रिय विद्यार्थियों विक्षोभ मंडल कम ऊंचा एवं विषुवत रेखा पर अधिक ऊंचा रहने से मध्यवर्ती अक्षांशों में दोहरा अचल स्तर या मध्य स्तर पाया जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 11 किलोमीटर है। क्षोभ सीमा की मौसमी परिवर्तनों की को छत भी कहा जाता है। क्षोभ सीमा को
मौसमी परिवर्तन जो होते हैं, जो मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, उसकी जो है परिवर्तन की छत भी इसको कहा जाता है विद्यार्थियों। तीसरा है समताप मंडल विद्यार्थियों। इस मंडल मध्य स्तर के बाद प्रारंभ हो जाता है या क्षोभ सीमा के बाद प्रारंभ हो जाता है। इस मंडल में क्षैतिज परतों का जो तापमान होता है, इस मंडल में विद्यार्थियों क्षैतिज मंडल का जो तापमान लगभग समान रहते हैं। समताप मंडल के तापमान की जांच सर्वप्रथम वैज्ञानिक तीसरा डिबोर्ट ने 1888 में ईस्वी में किया था। यहाँ अवशोषित सूर्यातप की मात्रा और ताप का विकिरण समान होता है इस परत में, समताप मंडल में। नवीन खोजों के अनुसार, चूंकि मानव का ज्ञान और विज्ञान निरंतर खोज कर रहा है, तो नवीन खोजों के अनुसार अगर देखा जाए तो इस मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक आंकी गई है। इस मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक आंकी गई है प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ ऊंचाई अक्षांश और ऋतुओं के अनुसार परिवर्तनशील रहती है। ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई जाड़े ऋतु से कुछ बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रीष्म के महीनों में अगर देखा जाए तो समताप मंडल में विक्षोभ मंडल की परिवर्तनशील क्रियाएं जो होती हैं, उन क्रियाओं से ऊंचाई में अंतर आता है। इस मंडल में मौसम परिवर्तन, संवहन एवं संघनन संबंधी क्रियाएं नहीं होती हैं। समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और चौथा है ओजोन मंडल विद्यार्थियों। चौथा आता है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल विद्यार्थियों समताप मंडल की ऊपरी परत पर ही स्थित है। ओजोन मंडल समताप मंडल की ऊपरी परत पर ही स्थित है। सूर्य से मिलने वाली हानिकारक परावैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को यहाँ की ऑक्सीजन गैस सोख कर स्वयं गर्म होकर O2+ O3 जिसे कहते हैं, ओजोन गैस में बदल देती है, जिससे पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों में होने वाली गर्मी एवं विनाश से सुरक्षा मिल जाती है। ओजोन गैस की अधिकता के कारण ही इस परत को ओजोन मंडल कहते हैं। यानी उस परत के नाम से, यहाँ गैस के नाम से ही इस परत का नाम रखा गया है। इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो इस ओजोन मंडल की ऊंचाई 32 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के मध्य होती है प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर अगर तापमान के दृष्टिकोण से देखा जाए इस मंडल को, ओजोन मंडल को, तो इस यहाँ पर तापमान इसी कारण तेजी से बढ़ता है। इस परत की निचली सीमा समताप मंडल में मिल गई है विद्यार्थियों। पांचवा है ताप मंडल या आयन मंडल। पांचवा विद्यार्थियों है ताप मंडल या आयन मंडल। वायुमंडल की ये ऊपरी परत 80 किलोमीटर से लगभग 500 किलोमीटर। वायुमंडल की ताप मंडल या आयन मंडल, वायुमंडल की ये परत पृथ्वी के धरातल 80 किलोमीटर से लेकर लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। यहाँ पर अगर उपस्थित गैसें ब्रह्मांड किरणें, कास्मिक किरणें ग्रहण कर विद्युतमय हो जाती हैं। यह आयनीकरण या विद्युतमयीकरण क्रिया के कारण ही इस भाग को आयन मंडल के नाम से पुकारा जाता है विद्यार्थियों। इस भाग में ध्रुव, ज्योति, उल्काओं की चमक, रेडियो तरंगों का विभिन्न ऊंचाइयों पर पुनः पृथ्वी पर लौटना, नीले आकाश जैसी क्रियाएं होती हैं। आयन मंडल प्रिय विद्यार्थियों कई तहों में बटा हुआ है। यहाँ के तापमान को अगर देखा जाए तो यहाँ के तापमान बढ़ते हुए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाते हैं। इस मंडल की ऊपरी परत परावैंगनी फोटॉन, ये सूर्य की विशेष हानिकारक किरण है, परावैंगनी फोटॉन को भी अवशोषित करती है। यहाँ का वायुमंडल बहुत ही हल्का और विरल है। यहाँ का जो वायुमंडल है यह बहुत ही हल्का और विरल है। इसकी खोज भू उपग्रहों, विद्युत चुंबकीय तरंगों, रेडियो एवं
ध्वनि तरंगों की सहायता से की जा रही है विज्ञान और मानव ज्ञान के द्वारा। नंबर 6वां है बहिर्मंडल। विद्यार्थियों, ये अंतिम परत है, सबसे ऊंची परत इसे कहते हैं। यहाँ पर वायुमंडल की, यहाँ पर विद्यार्थियों वायुमंडल बिखरने की स्थिति में होता है। विद्यार्थियों, बहिर्मंडल में वायुमंडल जो है बिखरने की स्थिति में होता है। यहाँ विशेष गर्म एवं बहुत हल्की गैसों तथा प्रायः घटते गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वायुमंडल है वो गुच्छों में बिखरा हुआ होता है। बहिर्मंडल में वायुमंडल जो है गुच्छों में बिखरा हुआ होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन एवं हीलियम जैसी हल्की गैसों के गुच्छे के रूप में बिखरी हुई मिल सकती हैं। यह वायुमंडल का सीमांत, क्योंकि इसके बाद कोई वायुमंडल की कोई परत नहीं है, तो यहाँ पर इसको जो है वायुमंडल का सीमांत कहा जाता है। इस वायुमंडल की सीमा का अंत यहाँ क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल की जो परतें हैं वो गुच्छों के रूप में पाई जाती हैं। इस मंडल के ऊपरी भाग की ऊंचाई अगर देखा जाए तो ऊपरी भाग की ऊंचाई यहाँ पर अनिश्चित है विद्यार्थियों, क्योंकि हल्के गैसों के गुच्छे आकाश में 15 से 20 हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर भी मिल सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये वायुमंडल की परतों के बारे में आप सभी को इस 22 मिनट के वीडियो के माध्यम से वायुमंडल की परतों के बारे में आप सभी को अवगत कराया गया, जिसमें दो आधार पर परतों के का सीमांकन किया गया। एक रासायनिक संरचना के आधार पर और दूसरा ऊंचाई के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया गया। इसको रासायनिक संरचना के आधार पर दो समूह विभाजित किया गया, सममंडल, विषममंडल। और ऊंचाई के आधार पर इसको हम छह मंडलों में विभाजित किए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को वायुमंडल की परतों के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो जानकारी आप सभी को प्राप्त होगी। और एक दो जो अगर क्विक रिवीजन करना है तो उसके लिए भी ये वीडियो सामान्य जानकारी के लिए बहुत फायदेमंद होगी। साथ ही साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत लाभप्रद होने वाली है। आप सभी को, विद्यार्थियों को, मुझसे जुड़ने के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद।